हेलो स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री क्लास 10 का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था यूरोप में राष्ट्रवाद यानी चैप्टर 2, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3। यह है विश्व में संघर्ष का युग। तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, और आज का चैप्टर है हमारा जो रिलेटेड है वो प्रथम विश्व युद्ध से और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो देखते हैं कि आज के चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणाम, समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर का उत्कर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम, ये सब हमें पढ़ना है। तो प्रथम विश्व युद्ध आधुनिक युग की एक महान विभीषिका थी जिसके परिणाम स्वरूप अपार क्षति हुई। जो पहला विश्व युद्ध था उसका जो परिणाम था उससे बहुत ज़्यादा क्षति हुई। इतिहास में कभी भी इतना व्यापक स्तर पर युद्ध नहीं हुआ था। इसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव समस्त विश्व पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध की आग तो बुझ गई, यानी प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था इस विश्व युद्ध का, जो कि जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो पहला है यहाँ पे हमारा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये 4 साल तक, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 4 साल तक चला था और 11 नवंबर 1918 में समाप्त हुआ था, और जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ इसकी समाप्ति हुई थी। तो आ सकता है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो 28 जुलाई 1914 में, ख़त्म कब हुआ 11 नवंबर 1918 में। 4 वर्षों तक चला था और जर्मनी ने आत्मसमर्पण करा और तभी जाकर ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई। जर्मनी की ओर से करीब 1 करोड़ और मित्र राष्ट्रों की ओर से करीब 4 करोड़ लोग युद्ध में शामिल हुए। युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या लाखों में थी और घायल होने वाले लोगों की संख्या उससे कई गुना थी। जब भी युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस युद्ध में सर्वप्रथम हवाई युद्ध, एक नए प्रकार की नौसैनिक युद्ध की शुरुआत हुई। अब इसके कारण क्या थे, किस वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो कारण है यहाँ पे यूरोप में औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन का मशीनीकरण तेजी से हुआ था। बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्तुओं की खपत अपने देश में न होने के कारण यूरोप में औद्योगिक देशों को ऐसे बाजारों की आवश्यकता महसूस हुई। अतः एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई। प्रथम विश्व युद्ध इसी की परिणति है, इसी का परिणाम है। तो औद्योगिकरण हुआ था, मशीन बहुत सारे लगाए गए थे, तो बहुत ज़्यादा संख्या में वस्तुओं का उत्पादन हो रहा था, लेकिन उसे खपत करने वाले, उसे कंज्यूम करने वाले लोगों की संख्या कम थी। तो इसी वजह से दूसरे देश में भेजने की होड़ लग गई थी। और यहाँ है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय देशों के बीच एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा के तनाव का वातावरण तैयार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यूरोप के अधिकांश देशों की भूमि इतनी उर्वर नहीं थी कि वह खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हो सके। उनके लिए उपनिवेशों पर आश्रित रहना मजबूरी हो गया। जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ भूमि उतनी ज़्यादा उर्वरक नहीं है, इसलिए उन्हें उपनिवेशों पर आश्रित रहना उनकी क्या थी, मजबूरी थी। आगे का हमारा पॉइंट है उग्र राष्ट्रवाद का विस्फोट। उग्र राष्ट्रवाद प्रथम विश्व युद्ध के आधारभूत कारणों में से एक था। इसने यूरोप के राष्ट्रों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया और एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी। आगे का है हमारा गुप्त समझौता प्रणाली। तो गुप्त समझौता प्रणाली जो है उसकी शुरुआत करी थी बिस्मार्क ने। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण था गुप्त समझौता प्रणाली, जिसका विकास फ्रांस एवं प्रसा के युद्ध के बाद हुआ। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को 2 विरोधी गुटों में बांट दिया, जिनके बीच आपसी संदेह बढ़ता गया और ये अपनी थल सेना और नौसेना की शक्ति को बढ़ाने लग गई। इस प्रणाली का जो जनक है वो कौन है, वो चांसलर बिस्मार्क थे। सैन्यवाद की भूमिका क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के जो स्टार्ट हुआ था उसमें सैन्यवाद की भूमिका। तो सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध की जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। 1870 के पश्चात यूरोपीय देशों का आपस में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की संभावना हमेशा बनी रहती थी। यानी कि 1870 के बाद जो है युद्ध नहीं हो रहा था, लेकिन इस तरह से तनाव था कि युद्ध हो सकता था। आगे हमारा जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय का चरित्र। तो विलियम द्वितीय जो उस समय जर्मनी का सम्राट था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का जो सम्राट था, अत्यधिक महत्वाकांक्षी और उग्र स्वभाव का व्यक्ति था। वह जर्मनी को विश्व का महानतम राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्प था। उसकी नीति थी, तो उसकी नीति क्या थी, विश्व प्रभुत्व या सर्वनाश। यानी कि विश्व में शासन करेंगे या तो सबको सर्वनाश ही कर देंगे, खत्म ही कर देंगे।
ये नीति किसकी थी? विलियम द्वितीय की थी, जो कहाँ का शासक था? जर्मन का शासक था। वह किसी से कोई समझौता मानने को तैयार नहीं था। उसकी हठ धर्मिता का मतलब होता है जिद के कारण, जिद के कारण ही मोरक्को एवं बोस्निया संकट और भी गहराया। ऑस्ट्रिया का उसने आंख मूंदकर समर्थन करने की नीति अपनाई। इसी का लाभ उठाकर अंततः ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किसने करी थी? तो ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया पर आक्रमण करा। ये क्या था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का एक कारण था। आगे हमारा समाचार पत्रों की भूमिका। यूरोप के राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने और विस्फोटक बनाने में समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संभावित युद्ध का एहसास कर हर देश अधिक से अधिक हथियार इकट्ठा कर लेना चाहता था। समाचार पत्रों ने इन हथियारों का काल्पनिक ब्यौरा छाप दिया जाता था। इससे यूरोप के राष्ट्र आतंकित होकर युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे। यानी कि समाचार पत्रों में भी लोगों को भड़काने का ही काम करा गया। यहाँ पे तत्कालिक कारण सेराजोवे हत्याकांड तत्कालिक कारण था। सेराजोवा बोस्निया प्रांत की क्या थी? राजधानी थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया के एक सर्व युवक गेवरिलो प्रिंसिप द्वारा कर दी गई। यानी कि जो वहाँ के क्या थे? किंग थे। सेराजोवा बोस्निया प्रांत की राजधानी थी और वहाँ के जो राजा थे, राजकुमार थे, फ्रांसिस फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई। ये भी एक रीज़न था प्रथम विश्व युद्ध का। युवराज अपनी पत्नी के साथ नए प्रांत बोस्निया की यात्रा वहाँ के लोगों की सद्भावना प्राप्त करने के लिए जा रहे थे और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को सबक सिखाने का फैसला किया। 23 जुलाई को सर्बिया को एक अल्टीमेटम भेजा। कुछ मुद्दे पर असहमति जताने पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। रूस सर्बिया को सहायता कर ही रहा था। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ये तत्कालिक कारण था। अब यह है यहाँ पे परिणाम कि ये जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या हुआ। तो राजनीतिक परिणाम क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में जिन बड़े साम्राज्यों ने केंद्रीय राष्ट्रों के साथ भाग लिया उनका युद्ध के बाद पतन हो गया। पतन का मतलब होता है समाप्ति हो जाना, खत्म हो जाना। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य बिखर गया। जर्मनी में होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैप्सबर्ग राजवंश का शासन समाप्त हो गया। वहाँ गणतंत्र की स्थापना हुई। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस में रोमनो वंश राजवंश जो था उसकी भी समाप्ति हो गई, उसका ही पतन हो गया और वहाँ भी गणतंत्र की स्थापना हो गई। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो गया। इसके अलावा कई राजनीतिक परिणाम हुए, जैसे विश्व मानचित्र में परिवर्तन हुआ, सोवियत संघ का उदय, अधिनायकवाद का उदय, विश्व शांति स्थापना का प्रयास और विचार अभिव्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयास। आगे यहाँ पे परिणाम है कि सैन्य पर क्या परिणाम हुआ उनका। तो पेरिस सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों की सैनिक शक्ति को कमजोर करने के लिए निशस्त्रीकरण की व्यवस्था की गई। इस नीति का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी हुआ। राष्ट्रों ने अपने सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी आरंभ कर दी। इससे पराजित राष्ट्रों में भय की भावना जग गया, तो वे भी अपने को मजबूत करने के प्रयास में लग गए। इससे हथियारों की होड़ आरंभ हो गई, जिसका विश्व शांति पर बुरा प्रभाव हुआ। और आर्थिक परिणाम क्या हुआ? तो धन जन की तो क्षति हुई ही थी। जब भी युद्ध होता है तो धन और जन की तो क्षति होगी ही। दुनिया के इतिहास में इससे पहले कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ था जिसमें इतने लोगों का संहार हुआ और इस युद्ध में करीब 58,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, व्यय हुआ। अब व्यापार में क्षति, अरबों रुपयों को युद्ध में बेरहमी से झोंक देने से विश्व व्यापार में जबरदस्त झटका हो गया। मुद्रा की कमी के कारण देश ने बाहर से कम माल खरीदने की नीति अपनाई। तस्करी में वृद्धि हुई। जब भी आर्थिक तंगी होती है तो क्राइम बढ़ जाता है, यानी तस्करी बढ़ गई थी, जिससे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा। विदेशी व्यापार पर अब अमेरिका एवं जापान जैसे देशों का दबदबा कायम हो गया। अमेरिका ने यूरोप के देशों को बड़े पैमाने पर कर्जा देना शुरू कर दिया। जो अमेरिका था वो यूरोपियन कंट्री को बड़े पैमाने पर कर्ज दे रहा था। और फिर है यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन, यानी मुद्रा का मूल्य जो है घटने लगा। प्रथम विश्व युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया गया। इसके कारण कल कारखाने, रेलवे, जहाज और जो भी संपत्ति थी सबका विनाश हो गया था। करदाताओं एवं उत्पादकों पर जबरदस्ती कर लगाया गया। कागजी मुद्रा का मूल्य बाजार में एकाएक गिर गया, यानी कि मुद्रा का जो वैल्यू था वो घट गया, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया। विश्व आर्थिक मंदी इसी का परिणाम था। अब यहाँ पे मजदूर आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के कारण मजदूरों की मांग बढ़ गई। युद्ध में बड़ी संख्या में नवयुवकों को सेना में भर्ती करा लिया गया था, जिससे उद्योग में काम करने वालों की संख्या का घट गई। यानी कि युद्ध में बहुत सारे नवयुवक मारे गए, बहुत सारे जो यंग पर्सन थे वो लोग मारे गए, जिसके कारण लोगों की भी कमी हो गई थी और अब काम करने वाले लोगों की कमी थी उद्योग में। तो इसके लिए क्या करा गया? उद्योग के मालिकों ने मजदूरों की वेतन वृद्धि, काम के घंटों में कमी, रहन सहन का
ऊंचे स्तर की बात करी। अब मजदूर कैसे आएंगे? अगर आप उसको ज़्यादा वेतन देंगे, कम काम करवाएंगे, अच्छा रहन सहन देंगे, तभी तो मजदूर आएंगे। तो ये भी एक हुआ परिणाम। अब सामाजिक परिणाम है नस्लवादी सर्वोच्चता का मिथक ध्वस्त। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यूरोपीय गोरे लोगों में नस्लवादी सर्वोच्चता की भावना कूट कूट कर भरी थी। काले लोगों को वे हीन मानते थे। इससे एशियाई एवं अफ्रीकी देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास। प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोप के विभिन्न राष्ट्रों में बसे अल्पसंख्यकों की समस्या उभर कर सामने आई। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की जैसे देशों में बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग बसे थे। उनकी भाषा, धर्म, संस्कृति और इनकी रक्षा की गारंटी इन देशों से प्राप्त करने का प्रयास किया गया। मजदूरों एवं किसानों की स्थिति में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजदूरों ने अपनी अहमियत को पहचाना और बड़ी संख्या में श्रमिक आंदोलन ने जन्म लिया। इन आंदोलनों के कारण पूंजीपति वर्ग को झुकना पड़ा और मजदूरों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए उन्हें कई कदम उठाने पड़े। विश्व भर में मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना करी गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो जेनेवा में, और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में ही है, हेडक्वार्टर। किसानों को भी लाभ मिला, जिसकी वजह से किसानों को लाभ मिला। युद्ध के उपरांत कई देशों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया और किसानों को जमीन का स्वामित्व प्रदान किया। अब आगे है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर नवयुवकों को सेना में भर्ती कराया गया था। इसके कारण सरकारी दफ्तरों, कारखानों, दुकानें और उद्योग धंधे पुरुषों का काम स्त्रियां करने लगी। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां घर के सीमित दायरे से बाहर निकली थीं। इन्हें अब समाज में अपने अस्तित्व का ज्ञान हुआ। उन्हें राजनीतिक चेतना ने जन्म लिया। कई देशों में उन्हें मताधिकार भी प्राप्त हुआ और अब वे पुरुषों के साथ मिलकर अपने देश का भविष्य के निर्माण में कार्य करने लगी। आगे है यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति। प्रथम विश्व युद्ध का सबसे अधिक प्रभाव विज्ञान पर ही पड़ा था। विद्युत के आविष्कार ने दुनिया में तहलका मचा दिया। जलयान, वायुयान, पनडुब्बियों के निर्माण ने युद्ध प्रणाली को ही बदल दिया था। युद्ध की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात शोध करना शुरू किया और उनकी चीज़ों ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया और मानव समाज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुआ। आगे है यहाँ पे कि शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण शिक्षा जगत को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ा। उच्च शिक्षा प्राप्त युवकों को बड़ी संख्या में सेना में भर्ती कर लिया गया था। बहुत से शिक्षक ने पुस्तकों को छोड़कर अपने हाथों में बंदूक थाम लिया था। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज बंद हो गए थे, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही थी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और इसकी समाप्ति कब हुई थी? 11 नवंबर 1918 में, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के आत्मसमर्पण करने के बाद। यहाँ पे है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को। और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? तो फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। नेक्स्ट है हमारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 4 साल तक ये युद्ध चला था। 11 नवंबर 1918 को इसकी समाप्ति हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के कारण मजदूरों की दशा जो थी वो सुधरी थी। उन्हें अच्छा उन्हें मजदूरी मिलने लगा था। उन्हें जीवन स्तर को सुधारे जाने का प्रयास किया जा रहा था और उनके काम के घंटे को कम भी करा गया था। तो इसलिए मजदूरों की स्थिति जो थी वो सुधरी थी। गुप्त संधि प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बिस्मार्क को। वो जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, उन्हें ही कहा जाता है गुप्त संधि प्रणाली का जनक। अब आगे का है हमारा टॉपिक नवीन विचारधारा एवं आंदोलन। समाजवाद, साम्यवाद, रूसी क्रांति। समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद का अंत, उत्पादन के सभी साधनों पर समाज का अधिकार हो। यानी कि पूंजीवाद का अंत कहने का मतलब है जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनका जो शासन था वो अब समाप्त हुआ। अब यहाँ है क्या? सभी साधनों पर, यानी कि हर तबके के लोगों का जो है क्या रहेगा? अधिकार रहेगा समाज पे। तो यही होता है समाजवाद। आगे है हमारा, हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने व्यक्तियों के समान अधिकार पर जोर दिया था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोप का समाज 2 वर्गों में बंट गया था, पूंजीपति एवं मजदूर। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते थे, यानी जो अमीर लोग थे। पूंजीपति कहने का मतलब जो बहुत बड़े बड़े जो व्यापारी थे, उद्योगपति थे, वो कहलाते हैं पूंजीपति। पूंजीपति वर्ग मजदूरों का शोषण करते थे तथा मजदूर वर्ग शोषण से मुक्ति चाहते थे। मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होने लगे। ये संगठन मजदूर संगठन कहलाया। उन्होंने उचित मजदूरी, काम के घंटे तय करने एवं अन्य सुविधाओं के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें समाजवादी विचारधारा ने उन्हें प्रेरित करने का काम किया। आरंभिक समाजवाद विचारकों के प्रमुख थे सेंट साइमन, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवन और चार्ल्स फूरिये। लेकिन समाजवादी विचारधारा को नई धार देने का कार्य कार्ल मार्क्स ने करा था।
एवं उनके आजीवन मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने किया। मार्क्स ने पूंजीवाद का घोर प्रतिरोध किया और मजदूरों को नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो, ये नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था ये नारा? कार्ल मार्क्स ने दिया था। 1848 ईस्वी में उसने अपने मित्र एंजल्स के सहयोग से साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। 1867 में मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। ये बहुत ही फेमस बुक है और ये हमेशा आता है क्वेश्चन कि दास कैपिटल नामक किताब के लेखक कौन है? तो कौन है? कार्ल मार्क्स। इसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। इस साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स की पुस्तक को कहा जाता है। उनकी पुस्तक क्या है? तो दास कैपिटल। इसमें पूंजीवाद की स्पष्ट व्याख्या की गई है और शोषण से मुक्त होने का रास्ता बताया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के ट्रियर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवादी क्रांति का अंतिम लक्ष्य वर्गहीन एवं राजहीन समाज स्थापित करना है, यानी कि ऐसे समाज की स्थापना करना है जहाँ कोई वर्ग नहीं हो, किसी एक पर्सन का राज नहीं चलता हो। यूरोप के विभिन्न भागों में समाजवादी विचारधारा से प्रभावित दल स्थापित किए जाने लगे। जर्मन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी और रूस में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो पार्टियां थी मजदूरों का एक संगठन है। ये सारी पार्टियां ये अलग अलग देशों में हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। समाजवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें समाज के अधिकतम लोगों के कल्याण की भावना निहित हो, यानी कि समाजवाद यानी कि समाज का कल्याण हो, हर लोगों का अच्छा हो। साम्यवाद कहने का मतलब है समाज के सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाना और सबकी कल्याण की भावना उसमें निहित हो। आगे है हमारा नाजीवादी रूसी क्रांति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय एवं विकास आधुनिक विश्व इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। इसके लिए 2 क्रांतियां हुई, 1905 और 1917 की रूसी क्रांति। 1905 में रूस की जनता ने ज़ारशाही के अत्याचार को खत्म किया, लेकिन यह क्रांति सफल नहीं हो सकी और रूसी सम्राट जार का जो शासन था वो पहले के जैसा ही रहा। 1917 के आरंभ में रूस में पुनः क्रांति हुई। इस बार 2 क्रांतियाँ हुई। पहली क्रांति फरवरी में हुई थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप 15 मार्च को जार निकोलस द्वितीय को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। रोमानो वंश के शासन का अंत हो गया। 1917 में दूसरी क्रांति हुई थी। यह अक्टूबर की क्रांति इसे कहा जाता है क्योंकि अक्टूबर में हुई थी, अतः इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। राजतंत्र की समाप्ति हुई और सत्ता मेंशेविक अल्पतम वाले साम्यवादी दल के नेता केरेंस्की को मिली, परंतु सरकार के कार्यों से लोगों में असंतोष बढ़ा। ऐसी स्थिति में बोल्शेविक कहने का मतलब है बहुमत वाले साम्यवादी और मेंशेविक कहने का मतलब है अल्पमत वाले साम्यवादी दल के नेता कौन थे? बोल्शेविक दल के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंका और सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही रूस के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच इवानोविच था। इनका पूरा नाम था लेनिन का। इनका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी में वोल्गा नदी के किनारे शिमब्रस्क गांव में हुआ था। लेनिन ने तीन नारे दिए हैं, शांति और रोटी, भूमि किसानों को और शांति सेना को और रोटी श्रमिकों को। ये 3 नारे किसके हैं? लेनिन के हैं। शासन संभालने की उसने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को निपटने के लिए कई कार्य किए हैं। लेनिन ने यहाँ पे लेनिन के कार्यों का दिया हुआ है पॉइंट बाई पॉइंट। तो युद्ध की समाप्ति, आंतरिक शत्रुओं का दमन, शिक्षा में सुधार, नई आर्थिक नीति, प्रशासनिक सुधार, कॉमिंटन की स्थापना, राष्ट्रीयता का सिद्धांत, साम्राज्य विरोधी नीति। अब यहाँ आगे है हमारा 1817 की बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इसके राजनीतिक कारण क्या थे? तो जार की निरंकुशता, रूसीकरण की नीति, मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रभाव, राजनीतिक दलों का उत्कर्ष, जार निकोलस द्वितीय की भूमिका, मार्क्सवाद का प्रभाव। आगे यहाँ पे सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में है यहाँ पे किसानों की दशा, किसानों का विद्रोह, सुधार आंदोलन और मजदूरों की दशा। आर्थिक कारण में है दुर्बल आर्थिक स्थिति और औद्योगिकरण की समस्या। धार्मिक कारण में है धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव और बौद्धिक कारण में है बौद्धिक जागरण। यहाँ पे है कि बोल्शेविक क्रांति के परिणाम क्या हुए।
तो यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति के परिणाम है जारशाही के निरंकुश शासन का अंत, सर्वहारा वर्ग को अधिकार एवं सत्ता, नई शासन की स्थापना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, कृषि एवं औद्योगिक विकास, रूसीकरण की नीति का त्याग। और इस क्रांति का जो है वो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में है। साम्यवादी शासन व्यवस्था, नया शक्ति संतुलन, पूंजीपति मजदूरों का संघर्ष। इस तरह रूस की क्रांति विश्व के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण क्रांति है। जैसा कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी, परंतु रूस की क्रांति राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक तीनों क्षेत्रों की क्रांति थी। यह ऐसी पहली क्रांति थी जिसमें मजदूरों, किसानों एवं सैनिकों को मिलाकर शासन के खिलाफ आवाज उठाई गई, जिसमें सर्वहारा वर्ग सफल रहा। मजदूरों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और एक नई व्यवस्था का सृजन हुआ। सृजन का मतलब होता है शुरुआत हुई, एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। नाजीवाद का संस्थापक हिटलर था। प्रथम विश्व युद्ध में हार जाने के बाद जर्मनी में निराशा एवं शिथिलता का वातावरण छाया हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था। हिटलर के साथ हिटलर ने देश में सर्वत्र फैली हुई निराशा का लाभ उठाया और जर्मनी के लोगों को विश्वास दिलाया कि जर्मनी को फिर से एक महान एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सकता है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साई की संधि करी। यह संधि एक आरोपित संधि थी और इसकी शर्तें अत्यंत कठोर थी। जर्मन शासक कैसर विलियम द्वितीय ने नवंबर 1918 में गद्दी त्याग दी। तत्पश्चात जर्मनी में एक गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया गया। 1919 में इस सरकार ने जर्मनी के लिए एक प्रजातांत्रिक संविधान के निर्माण की घोषणा की। यह संविधान बाइमर संविधान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी की नाकेबंदी की जाने के कारण जर्मनी के बाहर से खाद्यान्न मंगाना मुश्किल हो गया था। कच्चे माल की कमी हो गई थी, जिसका प्रभाव उद्योग धंधों पर पड़ा। कल कारखाने बंद हो गए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई और जर्मन मुद्रा की जो कीमत थी वो गिरती चली गई। जर्मनी की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। फिर भी जर्मनी के लोग धैर्यपूर्वक अपना जीवन यापन करते रहे। जर्मन समाज में मध्यम वर्ग का प्रभाव था और साम्यवाद को इस वर्ग के लोग शंका की निगाह से देखते थे। नाजीवाद साम्यवाद को अपना भयंकर शत्रु समझता था और साम्यवादों की हिटलर ने तीव्र आलोचना करी थी। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के मध्यम वर्ग ने नाजीवाद का साथ दिया। जर्मनी के पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों ने भी नाजियों और आर्थिक और नैतिक सहायता करी। नाजी दल का कार्यक्रम जर्मन जनता के लिए अत्यंत आकर्षक था। शक्तिशाली सरकार की स्थापना, बेकारी दूर करना, वर्साई संधि को उलट देना आदि नाजी दल के मुख्य कार्य थे। हिटलर ने इस बात की घोषणा की कि यदि जर्मनी में नाजी दल की सरकार बनेगी तब वह जर्मनी को यूरोप के एक महान राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा। नाजी दल के कार्यक्रम से जर्मनी की जनता अत्यंत प्रभावित हुई। 1932 तक इसकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई थी कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग को उसे प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा। जनवरी 1933 में हिटलर ने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करा। तो हिटलर कब बना था प्रधानमंत्री, तो 1933 में। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के गांव में हुआ था। उनका जन्म निम्न मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। इस प्रकार नाजीवाद में जर्मनी के इतिहास पर अमीर छाप छोड़ा। जर्मनी की आंतरिक एवं विदेशी नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब नाजीवाद का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र विरोधी, सर्वसत्तावाद, निरंकुश शासन और सैन्यवाद का समर्थन करने वाला। यानी कि जो लोकतंत्र का विरोधी हो। निरंकुश शासन कहने का मतलब है उस पर कोई रोक नहीं लगाया जा सकता, उसका जो मर्जी होगा वो करेगा। तो ऐसे शासक को कहते हैं निरंकुश शासन। तो नाजीवाद वही था। उसने उग्र राष्ट्रवाद पर भी बल दिया। नाजियों ने समाजवाद का विरोध किया एवं पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसे समर्थन, यानी कि अमीरों को समर्थन करा नाजीवाद ने, यानी हिटलर जो नाजीवाद के जनक थे उन्होंने। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था 1889 में। हिटलर प्रधानमंत्री कब बना था? तो जनवरी में बना था 1933 में। नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक थे एडोल्फ हिटलर। और कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में, और जो कि दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स लेखक थे, दास कैपिटल के लेखक थे कार्ल मार्क्स। तो ये क्वेश्चन था। आगे है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।